नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है 3 मार्च 2023 की दैनिक समसामयिकी में। और ये आज की क्लास बेहद ही है खास, क्योंकि आपको मिलेगा दैनिक समसामयिकी, स्टैटिक जीके और भारत की प्रमुख बंदरगाहों की पूरी जानकारी और करंट अफेयर समसामयिकी का लाजवाब संगम ये है। इसे जरूर देखिए। आज आपके लिए क्या है खास, तो देखिए कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। एक बार जब आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो फाइनल तक आपको जाना ही जाना है और एक सीट अपने लिए आपको रिजर्व कर लेना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज करंट अफेयर में महत्वपूर्ण सुर्खियां। दोस्तों, अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 6 सदस्यीय कमेटी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हेतु पीएम, प्रधानमंत्री, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किए जाने का आदेश किया सुप्रीम कोर्ट ने पारित। 5 राज्यों में विधानसभा उपचुनावों की गुरुवार को मतगणना के परिणाम हुए घोषित। त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव में एनडीपीपी बीजेपी को मिली सफलता। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 1994 से 97 तक थे एम अहमदी का 91 साल की उम्र में हुआ निधन। इतिहास में पहली बार नागालैंड विधानसभा चुनाव में 2 महिला विधायक हेकानी जखालू 1536 मतों से और सलूहुतुनु क्रुसे मात्र 7 वोटों से हुई विजयी। और ये नागालैंड के इतिहास में पहली बार है कि कोई महिला विधानसभा से विधायक बनी है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रविंद्र जडेजा भारत के 500 विकेट लेने वाले बने 7वें गेंदबाज। 2 मार्च 2023 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीआर ने मनाया अपना 18वां स्थापना दिवस। और हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 7.14% से बढ़कर हुई 7.45। हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने बोला टिन्यूब। 1989 बैच की आईपीएस श्री विकास सहाय बने गुजरात के नए डीजीपी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की ग्रुप सी की सभी भर्तियों से इंटरव्यू की प्रक्रिया खत्म करने का लिया निर्णय। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भारत में हुआ आगमन। ये बिल्कुल खास है और अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो बिल्कुल मेहनत करना है, इस क्लास को एंड तक आपको देखना है, बेहद ही खास है आपकी परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं। ये पहला प्रश्न देखिए, CMII के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर है। सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, सीजीपीएससी में ये आ चुका है, चूंकि ये आंकड़े अभी कल ही जारी हुए हैं। और इस आंकड़े में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी पूरे देश में सबसे कम है। इसे आप याद रखिएगा कि ये जो आंकड़े आए हैं, सबसे कम बेरोजगारी दर राज्य वाला कौन है, तो छत्तीसगढ़ है। उसके बाद दूसरे स्थान पे आएगा मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे आएगा उड़ीसा और चौथे स्थान पे आएगा उत्तराखंड। इन्हीं चारों को आप याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो है राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर, तो ये इसका सही क्रम है। पहला पे आएगा छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश को ले लीजिएगा, फिर ओडिशा ले लीजिएगा और उसके बाद उत्तराखंड को ले लीजिएगा। ये तीनों एक क्रम से लगे हुए हैं, इस क्रम को आप याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ जो है सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है। उसके बाद यहाँ पे बेरोजगारी की दर बताएं दोस्तों, तो 0.8% मात्र बेरोजगारी है। इसे आप भी दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खास है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कौन, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताइएगा कि ये सबा करोसी हैं, जो हंगरी के रहने वाले हैं। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतरेस है। इन्हें भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोस्तों, भारत में फरवरी 2023 में बेरोजगारी दर 7.5% थी। राज्यों में सर्वाधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में है, तो भैया सबसे ज्यादा बेरोजगार आदमी आपको हरियाणा में मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे राजस्थान में, उसके बाद सिक्किम, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आप देखिए सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप हरियाणा को लगाएंगे, ठीक है। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो आप छत्तीसगढ़ लगाइएगा। इसीलिए हमने ऑप्शन इसको एक साथ लिया है। अभी आपको याद रहने वाला है, सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में है, तो वो है हरियाणा में। और सबसे कम पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ को आपको याद रखना है। बेहद ही खास सवाल है आज के। 4 से 6 मार्च तक आयोजित होने वाले वुमेन्स प्रीमियर लीग, जो आप जो है IPL देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, वो पुरुषों वाला था। अब आप देखेंगे वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए मुंबई टीम का कप्तान किसे बनाया गया भैया, हरमनप्रीत कौर, धारा गुजर, यास्तिका भाटिया और सोनम यादव।
माफ कीजिएगा, हरमनप्रीत कौर जो हैं ये वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की ये क्या है भैया, ये उसकी कप्तान है, इन्हें आप याद रखिएगा। और ये जो कब आयोजित हो रहा है, तो 4 से मतलब आप देखिए कल से ये शुरू हो रहा है आपका WPL, इसे आप याद रखिएगा। चूंकि IPL तो आपको याद ही है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो ये जब WPL पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा वुमेन्स प्रीमियर लीग, इसे आपको याद रखना है। और इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान बनाई गई। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा भैया, ये फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में अमेठी, तो ये फतेहाबाद में स्थापित किया जा रहा है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब कि फतेहाबाद कहाँ स्थित है, ये हरियाणा में स्थित है और यह परमाणु बिजली उत्पादन के लिए है। ये जो संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ये बिजली उत्पादन के लिए है। और पूछ लिया जाए भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था भाई साहब, 1974 में हुआ था पोखरण राजस्थान में, और इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परमाणु परीक्षण पूछ लिया जाए तो ये 1998 में हुआ है, ये भी पोखरण जैसलमेर में हुआ है और इसको अटल बिहारी जी ने नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति, इसे भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आपको चलते चलते बताते चलते हैं कौन सा परमाणु केंद्र कहाँ है, ये पूछ लिया जाता है तो कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है, तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है, काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में है और नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। कलपक्कम और कूड़नकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है और सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र पूछा जाएगा तो कूड़नकुलम बताइएगा जो तमिलनाडु में है और ये रूस की सहायता से जो है स्थापित किया गया था, इसे भी थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, संसद भवन नई दिल्ली, गुवाहाटी असम, रायपुर छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं, तो संसद भवन नई दिल्ली में चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 है, इसका प्रारंभ पूछ लिया जाए तो इसका पहला संस्करण कब हुआ था भाई साहब, तो ये हुआ था 2019 में, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन संसद भवन नई दिल्ली, ऑप्शन ए आपका सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जनगणना, आप देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है भैया, या आप 70.28, 80.27, 22.61 या 991.0। तो आप इसे याद रखिएगा कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना में जो छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है उसमें 70.28% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। बात किया जाए पुरुष साक्षरता की तो पुरुष साक्षरता आपकी 80.27 है। और अगर जनसंख्या वृद्धि दर की आपकी बात किया जाए 2001 से 2011 की तुलना में 22.61% ये जो है छत्तीसगढ़ में जो प्रतिशत वृद्धि है ये थी, इसको आप याद रखिएगा उस दशक में। और पूछ लिया जाए यहाँ का लिंगानुपात कितना है तो 1000 पुरुषों पे 991 यहाँ का लिंगानुपात है छत्तीसगढ़ वालों, इसे जरूर याद रखिएगा, CGPSC में ये आपको पूछा जाने वाला है। दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव हर व्यक्ति कर रहा है, इसके चलिए बताइए ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है किस अवधि को भारत सरकार द्वारा अमृत काल के रूप में चिन्हित किया गया है, 2025 से 2047, 2021 से 2046, 2022 से 2047। तो ये जो 2022 से 2047 है ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार जो है पूरे देश में मना रही है और इसका विश्व में भी प्रचार प्रसार हो रहा है। और आप देखें ये 2023 में ही जो है G20 की अध्यक्षता किसके पास है तो भारत के पास है। अगर आपसे पूछे संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कौन कर रहा है तो ये भी भारत ही कर रहा है, इसे आप याद रखिएगा। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उस अमृत महोत्सव का जो ईयर है टाइम है वो 2022 से लेकर 2047 तक, मतलब इस 25 साल का जो समय है इसी को कहा जा रहा है जो है अमृतकाल, ठीक है। और ये अमृतकाल 25 साल ये है 2022 से 2047 तक। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार अपने दोस्तों में पूरी तरह से शेयर करके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसमें जोड़िए, बेहद जो है परफेक्ट क्लास आपके लिए है। दोस्तों निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भाई मोटे अनाजों को क्या नाम दिया गया है तो आप इसको बता दीजिएगा, श्री अन्न उसको कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा, श्री अन्न से याद रखिएगा, ठीक। थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है, श्री अन्न। और अंतर्राष्ट्रीय
मिलेट वर्ष कौन सा है भैया? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मतलब मोटे अनाजों का जो वर्ष है इसे कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। और श्री अन्न जो है ये मोटे अनाजों को नाम दिया गया है क्योंकि हमारे पूर्वज लोग इसको खाते थे, और जो पूर्वज लोग खा खा के 100 साल जी रहे थे, तो अब इस फिर से पुराने और मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट या मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। दोस्तों देखिए, चैट जीपीटी क्या है भाई साहब? चैट जीपीटी एकदम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, देखिए चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बाट, इसका विकास आपसे पूछ लिया जाए किसने किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। और चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है चैटिंग जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, इसे आप याद रखिएगा। ये क्या है दोस्तों? अभी तक आप जो गूगल देखते थे, कोई भी चीज़ आप सर्च करते थे तो कहाँ सर्च करते हैं? गूगल पे जाके सर्च करते हैं। अब आप गूगल पे ना जाके आप ये जो आपका चैट जीपीटी है आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा? जिसे आप गूगल में देखते हैं भाई चलिए जो CGSI मेंस का जो है मुख्य परीक्षा कब तक होगी, ठीक है, तो ये मुख्य परीक्षा कब तक हुई आप पूछते हैं तो उसमें गूगल आपको 1000 आंकड़े अलग अलग प्रकार के दे देता है। लेकिन जो चैट जीपीटी है आप जितना पूछेंगे उतनी ही जानकारी एकदम परफेक्ट वे में देगा, उसे चैट जीपीटी कहते हैं। और भारत के द्वारा विकसित किया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्यक्रम है, इसे लेक्सी कहा गया है, इसे आप याद रखिएगा। ये हमारे भारत द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैट जीपीटी का भारतीय वर्जन है, इसे वेलोसिटी कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि चाइना में तो गूगल भी नहीं चलता है, तो चाइना में कौन सा चलता है? तो जैसे चाइना में गूगल नहीं चलता तो चाइना वालों ने अपना विकास किया है और उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उसका नाम आप जान लीजिए भैया कि जो है उसका नाम क्या है? एरनी चैटबॉट, ठीक है। जैसे गूगल होता है, ये लिब्रा कहाँ की? हमारे भारत की है। एरनी चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा। और इसी चैटबॉट को गूगल ने भी एक लॉन्च किया जिसका नाम है बार्ड चैटबॉट। ये चारों एक साथ पूछे जा सकते हैं, तो आपको बार्ड चैटबॉट गूगल का है, एरनी चैटबॉट किसका है? चीन का है, और लेक्सी किसका है? भारत का है। और इससे पहले आपने देखा जीपीटी, चैट जीपीटी, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने जो है प्रारंभ किया है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको आपको बताना है कि श्री प्रियांक कानूनगो जो हैं ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। प्रियांक कानूनगो को आप याद रख लीजिएगा, श्री प्रियांक कानूनगो को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। आप जानते हैं कि असम, तेलंगाना आदि ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो बाल तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी के लिए ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है। और हाल ही में इसकी मीटिंग अभी कल कहाँ हुई है इसे भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, जिसमें जो है स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि के तौर पर आई थी और श्री इंदिवर पांडे जी इसमें कुछ न कुछ हैं, इसीलिए ऑप्शन में है, आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों गुजरात के नए डीजीपी 1989 बैच के आईपीएस श्री विकास सहाय ने किसका स्थान लिया है? तो भैया इससे पहले आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न घुमा के पूछने का तरीका है, ठीक है, कि गुजरात के नए डीजीपी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपको बताना है कौन है, तो श्री विकास सहाय हैं। ये विकास सहाय की नियुक्ति भी कल ही हुई है। इन्होंने किसका स्थान लिया भैया? तो आशीष भाटिया के लिया। और छत्तीसगढ़ के डीजीपी अभी अशोक जुनेजा हैं। और आपसे पूछ लिया जाएगा अशोक जुनेजा जी किसके स्थान पर आए हैं? तो डीएम अवस्थी साहब के स्थान पर आए थे, इसे आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी वो रह चुके हैं, ठीक है। शैलेंद्र बाबू कहाँ के डीजीपी हैं आप हमें जरूर बताइएगा। और अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य में जो है बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली हैं, तो भैया ये शैलेंद्र बाबू डीजीपी कहाँ के हैं? तो ये डीजीपी आपके तमिलनाडु के हैं, आप इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तमिलनाडु के डीजीपी हैं, इसे आप याद रखिएगा शैलेंद्र बाबू। अशोक जुनेजा कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। आशीष भाटिया इससे पहले थे। अभी विकास सहाय कहाँ? गुजरात के हैं। और डीएम अवस्थी साहब रिटायर, मतलब ये अभी डीजीपी नहीं है। और अशोक जुनेजा जी वर्तमान सीजी के छत्तीसगढ़ के डीजीपी हैं, इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यूट्यूब का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यूट्यूब के नए सीईओ एक भारतीय हैं जिनका नाम है नील मोहन। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। यूट्यूब का जो मुख्यालय है कहाँ है, जिस पे आप इस क्लास को देख पा रहे हैं? तो भैया कैलिफोर्निया में है। और 2005 में यूट्यूब की स्थापना की गई। यूट्यूब में पहला वीडियो रात को लगभग 8:30 बजे डला था। यूट्यूब का पहला वीडियो 2005 में। और आज देखिए कि यूट्यूब में कितने ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं। और अभी आपसे पूछ लिया जाए कुछ भारतीयों के बारे में, हम आपको बताते हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। दोस्तों अरविंद कृष्णा कौन है? तो ये IBM जो है, इस IBM के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा है। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि
भारतीय हैं। दोस्तों स्टारबक्स के सीईओ कौन है? लक्ष्मण आचार्य हैं। और अल्फाबेट कंपनी के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं, जो कि ये जो गूगल कंपनी है इसी अल्फाबेट की बच्चा कंपनी है, मतलब उसका एक पार्ट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। और शांतनु नारायण, एडोब पीडीएफ रीडर आप खोलते हैं ना, उसके सीईओ हैं। आप देखिए कि भारत जो है कैसे कैसे इतने बड़े स्थानों पर झंडा गाड़ रहा है और हमारे लोग हर जगह हैं। और अभी हाल ही में रामचरण बहुत चर्चा में है। कौन है भाई साहब? तो आरआर फिल्म जो आपकी है, ये आरआर फिल्म के मुख्य हीरो रामचरण जी हैं, जो अभी अमेरिका में विराजमान है। ठीक है, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस फिल्म को मिला था? ये भी इसी जो है आरआर को मिला है, इसे आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रवींद्र जडेजा भारत के लिए 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बने हैं। इससे पहले 6 लोग कौन कौन है भैया, उनका नाम जान लीजिए। अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, रविंद्र चंद्रन अश्विन, कपिल देव, जहीर खान और जवागल श्रीनाथ। इन लोगों ने 500 विकेट इनसे पहले लिया है। और अभी जो है रवींद्र जडेजा 500 विकेट लेने वाले भारत के 7वें गेंदबाज बन चुके हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश किस क्रम के हैं? तो सबसे पहले जो डीवाई चंद्रचूड़ जी को आप जान ही रहे हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजेआई हैं। ठीक है, और ये सीजेआई किस क्रम के हैं? 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ जी, इसे आपको याद रखिएगा। मेघालय विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला? तो भैया इसमें जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है इसमें। और एनपीपी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, टीएमसी, ये सारी पार्टियां वहां पे जो चुनाव में उतरी थी, लेकिन जीत किसको मिली है? तो बीजेपी को मिली है। दोस्तों मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कब चलाएगा कि आपको बताना है। तो आप याद रख लीजिए कि 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान सीएम श्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू किया गया था, इसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप जान लीजिए कि जितने यहाँ डेट दी गई हैं, ये सब डेट किसी न किसी अभियान की शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। ये 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया। हमर बेटी हमर मान अभिमान जो योजना है, ये 23 सितंबर 2022 को चालू की गई। और राजीव युवा मितान क्लब ये 3 फरवरी 2022 को प्रारंभ किए गए। और बालवाड़ी योजना जो है ये 5 सितंबर को प्रारंभ की गई है, इसे आप याद रखिएगा। इसके डिटेल के बारे में बताएं, क्या है बालवाड़ी योजना? दोस्तों ये सितंबर 5 को प्रारंभ की गई है। जाबो बाल बाड़ी बढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी, ये इसका टैगलाइन है, ये थीम है, इसे आप याद रखिएगा। 5 से 6 साल तक के बच्चों के स्कूल एजुकेशन से संबंधित है। 2022 में टोटल 5173 बालवाड़ियां जो है प्रारंभ की गई हैं। ये बहुत ही अच्छी एक योजना है, बालवाड़ी योजना, मुख्यमंत्री बालवाड़ी योजना, जाबो बालवाड़ी और बढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी, इसे आप याद रखिएगा, इसकी थीम है। दोस्तों राजीव युवा मितान क्लब कब प्रारंभ किया गया? भैया 3 फरवरी 2022 को इसका शुभारंभ राहुल गांधी जी ने किया। और मुख्यमंत्री जी ने इसको 14 जनवरी 2020 को इसकी घोषणा किया था। इसका विस्तार सभी ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों में 15 से 40 वर्ष के जो लोग हैं ये इसमें शामिल थे। इसका काम क्या था? युवा प्रतिभाओं को तलाशना और संगठित करना। और वर्तमान में कितने राजीव युवा मितान क्लब अभी चल रहे हैं? 13,269 भी थोड़ा सा याद आपको रखना है। दोस्तों महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किए गए वजन त्योहार 2022 में सर्वाधिक कुपोषण वाला जिला कौन सा है? तो सुकमा है, इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ओके। और अब देखिए कि महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किए गए वजन त्योहार 2022 में सर्वाधिक कुपोषण दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है भैया? तो 2.1% की कमी आई है। कितना था? तो 19.86 था, जो भी 17.376 हो चुका है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हेरात के नाम से जाना जाता है। हेरात फेस्टिवल आपको याद ही होगा। करवा चौथ को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं भैया? करवा चौथ को वहाँ कंचौथ कहा जाता है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। ओणम कहाँ का त्यौहार है? केरल का है। और बैसाखी सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। थाई पुसम त्यौहार दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है। और जो है इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल भी केरल में मनाया जाता है। और सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। और बांग्ला फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी भैया? तो बंगाल इसकी टीम है। और इसकी विजेता टीम थी सौराष्ट्र। फाइनल मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया था। सौराष्ट्र दूसरी बार विजेता बना है। और जयदेव उनादकट को रणजी ट्रॉफी 2023 में मैन ऑफ द मैच मिला है। और रणजी ट्रॉफी 2022 कौन जीता था? तो मध्य प्रदेश का विजेता था, पहली बार विजेता है। हमारा पड़ोसी राज्य और मात्र राज्य है छत्तीसगढ़ का, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। दोस्तों हाल ही में हुए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंटेलिजेंस पीपल
फ्रंट ऑफ त्रिपुरा या बीजेपी, तो आप इनको बताना है किस पार्टी को यहाँ पे जो है पूर्ण बहुमत मिला है। तो यहाँ पे भी बहुमत जो है किसे मिला है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को यहाँ पे पूर्ण बहुमत मिला है। इसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा। दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव में एनडीपीपी बीजेपी को मिला है सफलता, ये आपको हम बता चुके हैं। दोस्तों 5 राज्यों में अभी विधानसभा उपचुनाव हुए। कौन कौन से राज्य पूछे जा सकते हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश को याद रखिएगा। अभी यहाँ पे 5 राज्यों में ये जो है उपचुनाव हुए थे, यहाँ के जो है रिजल्ट भी आ चुके हैं। कहाँ कहाँ उपचुनाव हुए थे, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, इसे आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा ही जाएगा। दोस्तों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी प्रधानमंत्री, सीजेआई और विपक्ष के नेता की सलाह। मतलब क्या, इससे पहले जो चुनाव आयुक्त होते थे उनकी नियुक्ति कौन करता था, चूंकि चुनाव कराना एक स्वतंत्र प्रक्रिया है और इसको केंद्र सरकार अगर कोई चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगा तो जो है सीजेआई ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, हमारे सीजेआई जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया अब ऐसा है कि अब सीजेआई भी होंगे प्लस जो है प्रधानमंत्री साहब होंगे और लोकसभा का नेता होगा विपक्ष वाला। लेकिन अगर विपक्ष में कोई नेता ही नहीं बचता है तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उस पार्टी का जो है नेता जो होगा, कौन सी सबसे बड़ी पार्टी तो एक सत्ता में रहेगी, विपक्ष में जो सबसे बड़ी दूसरी पार्टी होगी, जो अगर विपक्ष के नेता का किसी को पद ही नहीं मिल पाया तो आप समझिए वो व्यक्ति जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल एग्जाम में आएगा। और अभी कल एकदम लेटेस्ट न्यूज है, इसलिए कौन कौन, प्रधानमंत्री प्लस सीजेआई और विपक्ष का नेता, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी प्रधानमंत्री, सीजेआई, लोकसभा में विपक्ष के नेता की सलाह पर किए जाने क्या आदेश। सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया भैया, तो ये 5 जज की जो है कमेटी थी, इसमें 5 जजों ने मिलकर फैसला 5-0 से दिया है। मतलब सभी जज इसमें सहमत थे और उन्होंने ये कहा कि भाई इन तीनों लोगों के हिसाब से एकदम चुनाव कराना स्वतंत्र कार्य है और ये बिल्कुल स्वतंत्रता से ही होना चाहिए। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सीधे केंद्र सरकार नहीं करेगी। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद अगर खाली है तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता इस कमेटी में सदस्य होंगे, जो ये बताएंगे कि भाई चुनाव आयुक्त किसको बनाया जाए या मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 6 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष कौन है भैया, तो ये पूर्व जज अभय मनोहर सप्रे जी क्या है, अडानी हिंडनबर्ग, ये बहुत चर्चा में है, आप याद रखिएगा। इस पर जो कमेटी बनी है इसके जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व जज अभय मनोहर सप्रे जी हैं और गौतम अडानी, आप जान रहे हैं गौतम अडानी की ही तो कंपनी है। ठीक है, और DY चंद्रचूड़ आप जानते हैं कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, और जो OP भट्ट साहब हैं, OP भट्ट साहब भी इसी कमेटी के सदस्य हैं। और अध्यक्ष कौन है, तो जज अभय मनोहर सप्रे, ये पूर्व जो है जज हैं। दोस्तों इसमें आपने देखा है कि अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 6 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो ये हिंडनबर्ग रिसर्च कमेटी के अध्यक्ष हैं कौन, जो है अभय मनोहर सप्रे। और आप गौतम अडानी को जानते हैं कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। सीजेआई ऑफ इंडिया जो है DY चंद्रचूड़ हैं और OP भट्ट को भी आपने देख ही लिया। ठीक है दोस्तों, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया, तो भैया जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था इसमें जो है इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था, आप MP याद रखिएगा। और इसमें पहला स्थान हमारे महाराष्ट्र ने लिया है, तो महाराष्ट्र को भी आपको याद रखना है। दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एकदम चर्चा में है, आएगा ही आएगा प्रश्न। इसकी लंबाई आपसे सीधे पूछी जाएगी, तो बता दीजिएगा 1386 किलोमीटर की लंबाई है। अब आप देखिए बहुत ही परफेक्ट, अभी जो CG व्यापम ने एक प्रश्न पूछा था भाई साहब, उस प्रश्न को मैं बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई हमें तूतीकोरिन बंदरगाह पर जाना है तो हमें निम्न में से किस राज्य में होकर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब ये पूछना चाह रहे थे, और जितने बंदरगाह हैं जो है CG व्यापम ने उसका सबका नाम दे दिया था। इसलिए हमने कहा कि आप इसको देख लीजिए, और जितने बंदरगाह हैं वो सभी बंदरगाह को आप समुद्र तट और उसी खाड़ी को भी आप समझने वाले हैं। चैनल पे दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार शेयर करके आइए, और ये जानकारी आपको बताते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण। दोस्तों वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। भारत का 95% समुद्री व्यापार जो है समुद्री मार्गों से ही होता है। पूरा व्यापार हमारा 95% जो हमारा ट्रेडिंग है वो समुद्र मार्ग से होती है।
भारत हिंद महासागर में स्थित अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, आप जानते हैं। और बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और ये किसी भी देश की अमूल्य संपदा होते हैं। आप देखिए कि 13 बड़े बंदरगाह हमारे भारत में कौन कौन से हैं भैया। मुंबई, पारादीप, कोचीन, चेन्नई, नेहावा सेवा, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, कांडला, हल्दिया, मरमुगांव, पोर्ट ब्लेयर, न्यू मैंगलोर, एन्नोर। आइए इनके सब के बारे में बताते हैं, उनको दिखाते भी हैं कि बंदरगाह होता कैसे है। अब आप ये देखिए दोस्तों, मुंबई का बंदरगाह यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो महाराष्ट्र में स्थित है और भारत का सबसे बेस्ट वाला बंदरगाह पूछा जाए तो ये मुंबई बंदरगाह है। और ये औपनिवेशिक काल से ही भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और ये कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो भैया अरब सागर में स्थित है। अब कैसे आप जानेंगे, तो जो इस साइड वाला आपको दिख रहा है ये अरब सागर है और इधर आपकी स्थित है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये जो मुंबई बंदरगाह है ये कहाँ पे है, तो आप जानते हैं कि मुंबई तो इधर है, तो बंगाल की खाड़ी में तो मुंबई बंदरगाह जा ही नहीं सकता किसी भी हिसाब से ना, तो आप इसे याद रखिएगा। और ये अरब सागर में स्थित है। अगला बंदरगाह देखिए दोस्तों, नेहावा सेवा बंदरगाह है, इसे जवाहरलाल नेहरू भी बंदरगाह कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की स्थापना किस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था, तो भैया ये मुंबई के बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसका नाम नेहावा सेवा बंदरगाह, इसे आपको याद रखना है। और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह है और यह भारत में सबसे बड़े कृत्रिम बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी अवस्थिति भी अरब सागर और महाराष्ट्र में है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों कांडला बंदरगाह बहुत चर्चा में रहा, इसे आप एकदम ध्यान से देखिए। कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो ये भी आपको अरब सागर वाले ही रीजन में मिलेगा, इसीलिए हमने अभी तक इसको हटाया नहीं है, आप ध्यान से देखिए। यह बंदरगाह कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। और दोस्तों कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, जो कार्गो हैंडलिंग के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में सर्वाधिक आयात निर्यात व आवागमन के लिए कांडला बंदरगाह गुजरात वाला प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक व्यस्तम व सबसे अमीर बंदरगाह कोई माना जाता है तो कांडला बंदरगाह माना जाता है। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह इसे रख दिया गया, आप याद रखिएगा। तो पारादीप बंदरगाह कई बार एग्जाम में आया है, इसे देख लीजिए, बंगाली खाड़ी में स्थित है। अब कौन से रीजन में, अब इधर आ गया, ठीक है, ये वाला रीजन है बंगाल की खाड़ी वाला, ठीक है भैया। तो ये बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में स्थित है। इधर आप देखिए रहे अरब सागर वाला है, ये पारादीप बंदरगाह है। और दोस्तों देश में लौह अयस्क एवं एल्युमिनियम के निर्यात के लिए कोई सबसे ज्यादा बंदरगाह प्रमुख है, प्रसिद्ध है, तो पारादीप बंदरगाह, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों यह महानदी के प्रवाह क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और महानदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी है, इसको आप कमेंट में हमें छापकर जरूर बताइए। आगे देखिए कोचीन बंदरगाह दोस्तों, यह अरब सागर में वेलिंगटन और वल्लभपदम द्वीपों के मध्य स्थित है। और बेम्बानट झील यहीं पे है, इसी झील में स्थित है आपका कोचीन बंदरगाह। दोस्तों यह केरल का एक प्रमुख बंदरगाह है। और कोचीन बंदरगाह मसालों के निर्यात के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं केरल का नाम आएगा तो मसाला तो आपको याद ही रखना है। ये कोचीन बंदरगाह की फोटो भी आप देख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह की, तो दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख और कृत्रिम बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह के बाद दूसरा सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, जिसे चेन्नई बंदरगाह कहते हैं, आप याद रखिएगा। दोस्तों एन्नौर बंदरगाह पूछ लिया जाइए कहां पड़ेगा भैया, तो ये जो एन्नौर बंदरगाह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह को भार को कम करने के लिए किया गया था। यह भारत का प्रथम कारपोरेट बंदरगाह है, जिसे एन्नौर बंदरगाह कहते हैं। और देश का प्रथम कंप्यूटराइज्ड पूछ लिया जाए तो ये एन्नौर ही आएगा, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों तूतीकोरिन कहाँ है भैया, तो ये इसे चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। और यह उर्वरकों व पेट्रोकेमिकल उत्पादों में आयात में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ सीधे जापान जाता है लोहा। और लोहा निकालते कहाँ से है, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो आप ये खान देखते हैं जो है यहाँ से निकालते हैं। इसकी भी क्लास हमने पूरा लिया है, ये करंट अफेयर में आपको परफेक्ट एकदम डोज मिलेगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। दोस्तों यह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे स्थित है। और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ से लौह अयस्क सीधे जापान को निर्यात किए जाते हैं, तो इसे भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। हल्दिया बंदरगाह पूछ लिया जाए भाई साहब, तो डायमंड हार्बर है, कोलकाता पोर्ट के नाम से मशहूर है, जो कि पश्चिम बंगाल में आपका पड़ेगा। ठीक है, एकमात्र नदीय बंदरगाह है जो कोलकाता शहर में है। आपसे पूछा जाए एकमात्र नदीय बंदरगाह का नाम बताइए, तो हल्दिया बंदरगाह को आप याद रखिएगा। और इलाहाबाद मतलब प्रयागराज से हल्दिया तक जो नेशनल वाटर वे है, इस पे अभी कौन सी एक सेवा चल रही है जिसपे 2 साल तक के लिए सारी कोई भी सीट खाली नहीं, उसका नाम हमें छाप दीजिए।
पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार हल्दिया बंदरगाह कहा जाता है और वर्तमान में इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है, इसे आप याद रखिएगा। न्यू मैंगलोर बंदरगाह है कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों, और ये भी लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। कौन से तट पे पूछा जाए तो कोंकण तट आप बता दीजिएगा। मर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है, गोवा राज्य में स्थित है, ये अरब सागर में आता है भैया, गोवा में बहने वाली जुआरी नदी के नदमुख पर स्थित है आपका मर्मुगांव बंदरगाह गोवा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये केंद्र शासित प्रदेश में स्थित। आपसे बंदरगाह का नाम पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यह देश का सबसे नवीन बंदरगाह भी है, 2010 में भारत के 13वें बंदरगाह के रूप में ये स्थापित किया गया था। अब सबसे खास प्रश्न इसमें पूछा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो आइए बताते हैं। मुंबई बंदरगाह जो सबसे व्यस्ततम है, ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और सबसे गहरा बंदरगाह पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे स्थित है। पूरी क्लास आपको 1 से 2 बार देखना है, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक जीके छत्तीसगढ़ सीजे सब इंस्पेक्टर कैप्सूल क्लास है, पूरी देखिएगा। एंटीबायोटिक है सफलता के लिए, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।